नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच 7 जिलों की 55 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। नीतीश सरकार की 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों पर चुनाव आयोग सख्त। प्रकाशन से पहले चुनाव अधिकारी को विज्ञापन दिखाने के दिए निर्देश। अखबारों को भी ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन से बचने की सलाह। राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का इंडोनेशिया और ब्रुनेई का 6 दिनों का दौरा अब से कुछ ही देर बाद होंगे रवाना। व्यापार और रणनीतिक क्षेत्र में कई समझौते होने की उम्मीद। बांग्लादेश में एक और ब्लॉगर की हत्या। ढाका में कल हुए 2 अलग अलग हमलों में 3 ब्लॉगर घायल। अलकायदा से जुड़े गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मिस्र में हादसे का शिकार हुए रूसी विमान का ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बरामद। विमान को मार गिराने के आईएस के दावे का रूस ने किया खंडन। हादसे की जांच जारी। और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की, जहां आज चौथे दौर में 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस चरण में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। मतदान को लेकर युवाओं और खासकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 3 चरणों की तरह इस दौर में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। 43 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि सुरक्षा के लिहाज से 8 सीटों पर मतदान 1 घंटा पहले ही खत्म हो जाएगा और 4 सीटों पर सिर्फ 3 बजे तक ही मतदान होना है। इस दौर में बिहार सरकार के 3 मंत्री रमईराम, रंजू गीता और मनोज कुशवाहा की किस्मत का फैसला भी होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ लड़ते हुए बीजेपी ने इन 55 सीटों में से 26 सीटें जीती थीं और जेडीयू को 24 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी की बात करें तो उसे 2 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थीं। ऐसे में ये चरण बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सीधा रुख करेंगे रविंद्र शोराण का, हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। रविंद्र, चौथे दौर के लिए मतदान चल रहा है। अगर मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूं कि क्या पहले के 3 चरणों की तरह इस बार भी हमें उत्साह दिख रहा है? बूथों पर लंबी कतारें दिख रही हैं? जी बिल्कुल, सवेरे से ही लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और वोट डालने के लिए सब लोग आ गए हैं। बल्कि 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, लोग 6 बजे से ही यहाँ पे आना शुरू हो गए थे और उसके बाद लंबी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि ये चौथा चरण जो बड़ा अहम चरण है इस बार बिहार विधानसभा की शक्ल को निर्धारित करने के लिए, इस चरण का बहुत अहम रोल रहने वाला है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। करीब 1163 कंपनियां अर्धसैनिक बल और बिहार पुलिस की यहाँ पर तैनात की गई हैं। और क्योंकि ये बिहार जो इलाका जहाँ पे चुनाव हो रहा है, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है। करीब 700 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस पर इस बार ये चुनाव हो रहा है। तो मधेशी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। और मुजफ्फरपुर का जो एरिया, जो कि पूर्व में नक्सल मूवमेंट की तरफ से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके कारण काफी चर्चाओं में रहता था, इस बार यहाँ पर अप्रत्याशित तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 1.25 लाख सैन्य अधिकारी जो हैं, सैन्य कर्मचारी, वो चुनाव की निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए यहाँ पे तैनाती की गई है। और 1163 कंपनियां जो यहाँ पर तैनात की गई हैं, उनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के सब जवान यहाँ पर भी तैनात किए गए। उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मधेशी आंदोलन जो था उसमें कहीं किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पूरा इंडो नेपाल बॉर्डर को कल रात से सील कर दिया गया है और जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होता है तब तक उस बॉर्डर को सील रहेगा।
बिल्कुल रविंद्र, अगर मैं इस चौथे चरण की इंपॉर्टेंस की बात करूं, क्या राजनीतिक महत्व है और कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछली बार यहाँ की 55 में से बीजेपी के खाते में 26 सीटें गई थी, जेडीयू को 24 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इक्वेशंस भी चेंज हैं, समीकरण बदले हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों गठबंधनों के लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है इस बार, क्योंकि 26 में से पिछली बार 50 सीटें जो तत्कालीन एनडीए गठबंधन था उनके पास चली गई थी, यानी कि केवल 3 सीटें जिनमें 2 आरजेडी जीती थी और 3 पर निर्दलीय विधायक जीत पाए थे। इस बार क्योंकि समीकरण बदल गए हैं और पिछले चुनाव में आरजेडी अधिकांश सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जेडीयू और आरजेडी गठबंधन जो इस बार है वो काफी अहम रोल प्ले कर सकता है इस पूरे बदले हुए समीकरण में। और क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं की किस्मत इस बार दांव पर है। ये चंपारण में जहाँ पे राधा मोहन सिंह जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर लगी है। रमईराम का आपने नाम लिया, खूंटी से जो बोचहां से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं अनिल कुमार साधु जो कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। तो उस लिहाज से तमाम राजनीतिक दलों के लिए साख का प्रश्न है। और बिहार विधानसभा की शक्ल जो है वो इन 55 सीटों से निर्धारित हो जाएगी। और क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी की इस बार 42 सबसे ज्यादा 42 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी 8 सीट पर लड़ रही है, तो आरजेडी और जेडीयू 20-20 सीट पर जो है वो इस बार यहाँ चुनाव मैदान में है। तो पूरा का पूरा दारोमदार बीजेपी ने यहाँ कोशिश की है। जो रैलियां आखिरी दौर में की गई है रक्सौल में, और उसके बाद अमित शाह ने किया गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जो अंतिम दिन रैलियां की थी प्रधानमंत्री ने, उसमें पूरा चार्ज एक एटमॉस्फेयर देखने को मिला। पूरा आक्रामक रुख से तमाम राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और उस वजह से इलेक्शन कमीशन को भी उसमें कुछ कदम लेने पड़े। उन्होंने नोटिस करना पड़ा इलेक्शन कमीशन ने, और कुछ विज्ञापन थे जिन विज्ञापनों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 55 सीटें चौथे चरण की। शुक्रिया रविंद्र हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपका दोबारा रुख करेंगे और इससे पहले अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बेतिया की, जहां आज चुनाव हो रहा है। तस्वीरों को देखिए और समझिए कि लोगों में कितना उत्साह है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण की ही तरह चौथे चरण में भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तड़के सुबह ही घरों से निकले। बूथों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं में जो उत्साह है वो बेहद चरम पर है। महिलाएं कतारों पर सबसे ज्यादा दिखाई दी। हमने देखा कि पिछले चरणों में महिलाओं ने सबसे ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर वोट किया और इस चरण में भी कमोबेश वही दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी है। आइए एक नजर डालते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की स्थिति पर। पहले 3 दौर का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजरें चौथे दौर के चुनाव पर हैं। चौथे दौर में कुल 7 जिले हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान शामिल हैं। इस दौर में 55 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 7 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे दौर में पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में 11, पश्चिमी चंपारण में 9, सीतामढ़ी और सीवान में 8-8, जबकि गोपालगंज में 6 और शिवहर में सबसे कम 1 विधानसभा सीट है। मतदाताओं की बात करें तो चौथे दौर में 1,47,39,39,120 लोगों को वोट डालने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,76,265 है, जबकि महिला मतदाता 68,62,426 हैं। इस चरण में 429 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 776 प्रत्याशी हैं, जिनमें 265 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 57 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया सीट पर हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 42 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि आरजेडी 26 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो जेडीयू और सीपीआई 21-21, सीपीएम और एनसीपी 9-9 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जबकि कांग्रेस के 8 उम्मीदवार हैं और एलजेपी और आरएलएसपी 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग ने चौथे दौर के लिए खास इंतजाम किए हैं। कुल 14,139 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं,
जिनमें 14,139 कंट्रोल यूनिट लगाई गई हैं, जबकि 18,289 मतदान इकाइयां तैनात की गई हैं। पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चौथे दौर के लिए जहां मतदान जारी है, तो वहीं पांचवें और अंतिम दौर के लिए प्रचार जो है वो तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार जिले में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा महागठबंधन के नेता भी प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में बाकी बची 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होना है। और इसी बीच आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बीजेपी के 2 विवादास्पद विज्ञापनों पर रोक लगाने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार किया। आयोग ने राजनीतिक दलों से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाले विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने को कहा है। आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से चुनाव अधिकारियों को प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए भेजे गए विज्ञापन की एक प्रति भी मुहैया कराने को कहें। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न शिकायतें मिलने के बाद शनिवार को ये निर्देश दिए। आयोग ने यह भी कहा है कि मुख्य चुनाव अधिकारी अखबारों को राज्य में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दे। और अब कुछ और खबरों पर नजर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी अब से कुछ ही देर बाद इंडोनेशिया और ब्रुनेई के 6 दिनों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या के साथ इंडोनेशिया जहां आसियान का सबसे बड़ा देश है, तो वहीं ब्रुनेई इसका सबसे अमीर देश माना जाता है। इस यात्रा को भारत की एक्ट ईस्ट नीति, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और दक्षिण चीन क्षेत्र में भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी रविवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोदो और पूर्व राष्ट्रपति मेगावती सुकर्णो पुत्री से मुलाकात कर कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। Indian investors have contributed to the development of Indonesia to a large degree. About 250,000 jobs have been created in Indonesia as a result of these investments. We seek a balanced economic partnership with Indonesia, and at the moment our investments are around $15 billion in this country. 4 नवंबर तक इंडोनेशिया यात्रा में वो जकार्ता के मशहूर इश्तकलाल मस्जिद और बाली के नामी तनालोट मंदिर भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के बाद 2 दिन ब्रुनेई में होंगे। यहाँ वो ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और राजकुमार हाजी अल मुहतादी से मुलाकात करेंगे। ब्रुनेई से भारत में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। यात्रा के दौरान दोनों के बीच रणनीतिक मामलों पर साझेदारी के अलावा आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भी समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। Will be held on cooperation in specific sectors such as civil aviation, trade and investment, hydrocarbons, information and communication, and space cooperation. Also cooperation in ASEAN and the East Asia Summit and other multilateral fora. आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी बहुत गहरे हैं, लेकिन इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र में सुधार का विरोधी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इस यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण मसले पर भी एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। ब्रुनेई पहले से ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थक है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश सिटीजन जर्नलिस्ट में देखिए सोन नदी पर बने बाढ़ सागर परियोजना की अधूरी कहानी। मुझे नहीं लगा कि मैं हिंदी फिल्में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी फिल्में पसंद नहीं थी। 80s में मैं देखती नहीं थी। मैंने कहा था सनी से शादी कर लो। ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। कैसे मतलब? कुछ नहीं,
ये अमेरिका चला गया। और स्टोरीज़ को कैसे कहना चाहिए, ये फिल्म अच्छी क्यों है, ये डायरेक्टर अच्छा क्यों है। अगर आपके इन्वायरमेंट में लोग कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप अब्जॉर्ब कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाय, आई एम जोया अख्तर और मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की स्वायत्तता को सबसे अहम बताया। उन्होंने कल दिल्ली हाई कोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर कहा कि नियुक्ति की जो भी प्रणाली अपनाई जाए उसमें पारदर्शिता और चयन के सर्वोच्च मानकों का पालन होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे सकता है। उन्होंने इसके लिए सुस्थापित तरीकों और सिद्धांतों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ चयन पर जोर दिया। The appointment process must conform to the highest standards of probity. Whichever system of appointment we follow, it must operate on well-established and transparent principles to select the best. No one can meddle in the process. An autonomous judiciary is a vital feature of democracy. राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका को खुद को परखते हुए अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। राष्ट्रपति की ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिसमें कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज कर दिया था और पुराना कॉलेजियम सिस्टम बहाल हो गया था। राष्ट्रपति ने त्वरित न्याय प्रणाली की खास जरूरत बताई और चेताया भी कि न्याय प्रक्रिया इतनी महंगी न हो जाए कि आम आदमी की जेब से बाहर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर देश की बहुलतावादी संस्कृति को बचाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के कई प्रावधानों में देश की इसी ताकत के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से भारत में अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। देश की इस विविधता का संरक्षण होना चाहिए। Our pluralistic character has stood the test of time. Our ancient civilization has over the centuries accommodated our diversities. Multiplicity is our collective strength, which must be preserved at all costs. और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज हमारी विरासत खतरे में है। वो पीवी राजगोपाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार देने के बाद बोल रही थी। सोनिया गांधी ने कहा कि हर नागरिक को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जो घटनाएं घट रही हैं वे अचानक से नहीं हो रही है, वे बिना सोच समझ के नहीं हो रही है। ये एक सोची समझी चाल है, लेकिन ऐसी क्रूर और खतरनाक चालें सफल नहीं होंगी। उधर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी देश में बिगड़ते माहौल पर चिंता जाहिर की। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में राजन ने कहा कि सहिष्णुता और आपसी सम्मान के जरिए विचारों के लिए बेहतर परिवेश बनाए जाएं। राजन का मानना है कि राजनीतिक स्तर से हर समस्या का समाधान निकालने से विकास पर असर पड़ता है। उन्होंने आर्थिक तरक्की के लिए बहस को बेहद जरूरी करार दिया। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि देश में हर तरह के विचारों को जगह देनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजन ने कहा कि किसी समूह की भागीदारी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। But a quick resort to bans will chill all debate, as anyone and everyone will be anguished by ideas they dislike. It is far better to improve the environment for ideas through tolerance and mutual respect. विकास के लिए बेहतर माहौल बनाने के मकसद से राजन ने देश में परस्पर सम्मान और सहिष्णुता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। Tolerance means not being so insecure about one's ideas that one cannot subject them to challenge. It implies a degree of detachment that is absolutely necessary for mature debate. Finally, respect requires that in the rare case where an idea is tightly associated with a group's core personality, we are extra careful about challenging it.
आरबीआई गवर्नर भारत में चर्चा की संस्कृति पर छात्रों से रूबरू हो रहे थे। कन्नड़ साहित्यकार एम कलबुर्गी की हत्या और दादरी कांड के बाद समाज के अलग अलग पक्षों से बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता जाहिर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। कल बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि ऐसे लेखक और साहित्यकार देश में बढ़ती असहिष्णुता के लिए प्रधानमंत्री पर हमला करने में चुनिंदा रुख अपना रहे हैं, जबकि इससे पहले देश में आपातकाल समेत कई मौकों पर पूर्व की सरकारों के दौर में ऐसा बर्ताव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नायडू ने कहा कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या महाराष्ट्र में कांग्रेस शासन के वक्त हुई थी, जबकि कन्नड़ लेखक एम कलबुर्गी की हत्या के मामले में राज्य की कर्नाटक सरकार पर कोई सवाल नहीं खड़े किए गए। Friends, these people are trying to tar the image of the government. Some people in the name of artists, some people in the name of writers, some people in the name of scientists, they also joined the bandwagon of our opponents in tarring the image of the government as well as in the country also. और तिहाड़ जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को पेरोल मामले में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच तनातनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ अब एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने इस मामले में जंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि चौटाला को पैरोल को लेकर जंग की दिलचस्पी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। आम आदमी पार्टी ने एसीबी के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा से कल मुलाकात करके अपनी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पार्टी की ओर से पहली बार मीणा से संपर्क किया गया। दिल्ली सरकार अब तक एसएस यादव को ही एसीबी का प्रमुख मानने की बात पर अड़ी हुई थी। ये मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। 21 अक्टूबर की मीटिंग में एलजी साहब ने दिल्ली के गृह मंत्री को चौटाला जी को बेल देने के लिए, पैरोल देने के लिए कहा। ये बात भी मानी कि इनफॉर्मल चैनल्स के जरिए उनके पास चौटाला साहब की पैरोल एप्लीकेशन की जानकारी पहले ही आ गई थी, उनके दफ्तर में फाइल पहुंचने से पहले आ गई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रियल एस्टेट कारोबार के लिए मंदी का दौर जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री का मानना है कि रियल एस्टेट को बाजार अर्थव्यवस्था पर जीवित रहना होगा। मुंबई में आवास बाजार पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि रियल एस्टेट एक क्षेत्र के विकास के लिए सब्सिडी आधार नहीं हो सकता। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार हाउसिंग से जुड़े कई टैक्स प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिसका आगामी बजट में ऐलान किया जाएगा। जेटली ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से सही तरीके से निपटने पर भी जोर दिया। From the pessimist to the optimistic analysis, we are all placed in the 7 to 8% range. We are no longer satisfied with the 7 to 8% range. बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कल ब्लॉगरों के खिलाफ 2 हमले किए, जिसमें एक ब्लॉगर की मौत हो गई। मारे गए व्यक्ति की पहचान फैसल आराफिन दिपेन के तौर पर की गई। दिपेन इससे पहले ही मारे जा चुके ब्लॉगर अभिजीत राय के सहयोगी थे। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक राजधानी ढाका के बीचों बीच स्थित पब्लिशिंग हाउस में घुसकर धारदार हथियार से दिपेन को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही दोपहर में शुद्ध स्वर प्रकाशन के दफ्तर में भी इसी तरीके से हमला किया गया, जिसमें एक पब्लिशरों और ब्लॉगरों को निशाना बनाया गया। तीनों को घायल हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिपेन के पिता ने कहा कि बोलने की आज़ादी के खिलाफ लोगों ने उनके बेटे की हत्या की। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा से जुड़े अंसार उल इस्लाम संगठन ने ली है। हालांकि बांग्लादेश पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। इससे पहले बीते महीनों में ढाका में 4 सेक्युलर ब्लॉगरों की हत्या की जा चुकी है, जिसमें वंशिकुर रहमान, अनंत विजय दास, नीलाद्री निलय टोपाध्याय और अभिजीत राय शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अभी हमलों में समानता देखने को मिल रही है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में हादसे का शिकार हुए रूसी एयरलाइंस के विमान के ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मिल गए हैं। शनिवार को इस विमान हादसे में सभी 224 यात्रियों की मौत हो गई थी। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद हादसे के कारण का पता लगने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि इलाके में सक्रिय इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने विमान को मारने का दावा किया है, लेकिन रूस ने इन दावों का खंडन किया। रूस में आज राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। मिस्र के परिवहन मंत्री हुस्साम कमल के मुताबिक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि विमान में उड़ान के दौरान कोई गड़बड़ी हुई हो, और इस बीच
जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा और एयर फ्रांस KLM ने भी सुरक्षा के चलते इस हवाई रूट से नहीं गुजरने का फैसला किया। दरअसल शनिवार की सुबह शर्म अल शेख से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरने के बाद कुछ ही देर बाद ये विमान गिर गया। और अब बात आपकी आवाज की। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हर बार एक नया शख्स बनता है सिटीजन रिपोर्टर और बताता है एक ऐसी खबर जिसका सरोकार है हमसे और हम सबसे। किसान देश की रीढ़ है, लेकिन कहीं भी चले जाएं देश का पेट भरने वाले किसान परेशान ही मिलेंगे। हालांकि किसानों की बेहतरी के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं। ऐसी ही एक सरकारी परियोजना बाणसागर बांध पर मिर्जापुर से सिटीजन जर्नलिस्ट सुरेंद्र की रिपोर्ट देखिए। ये गांव है दाती, ये हमारा 27-28 साल की उम्र है और तब का खुदाई हुआ और पानी तो आने की व्यवस्था नहीं हुआ और धान गेहूँ सूख गया था। सिंचाई कोई के नारा कुआं है तो इंजन चलत था तो वही से भरत था और जगरे पास नहीं है वो सूख गया था। कमाई धमाई के मेहनत करके अपन बाल बच्चा चलावत हैं। सोचे किसान लोग के पानी मिल जाए, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं बा। यह हमने कहे चाहते हैं कि पानी मिल जात तो धान गेहूँ होत। यह पूछना चाहते हैं कि कब भर में पानी मिल जाए, मिली कि न मिली। आधी अधूरी पड़ी बाणसागर परियोजना, किसान परेशान है, दुखी है। किसानों का एक ही सवाल है कि उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिलेगा या फिर नहीं, और आखिर कब मिलेगा पानी। परेशानी तो ये है कि जिन इलाकों में पानी पहुंच सकता है वहां भी दोनों प्रदेशों की सरकारें किसानों तक पानी पहुंचाने के बजाय हिसाब किताब में ही उलझी रहती हैं कि खर्चा कौन उठाएगा। नहर खुदाई जब चालू है, जब को हम लोग पैदाइश है तब से धान थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ सूखा पड़ जाता है और यहाँ से पानी उस तरफ नहीं जा रहा है कि जो सूख जा रही है। हम लोग भगवान की सारे मान लो के यहाँ खेती उती होता है। इन किसानों की परेशानी को कौन समझेगा, जिनके खेत पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बाणसागर परियोजना के पानी और खर्च को लेकर राज्यों के झगड़े से इन्हें क्या मतलब। ये बांध मध्य प्रदेश के सतना और शहडोल जिले में सोन नदी पर बना है। सोन नदी गंगा की ही एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बहती है। 16 सितंबर 1973 को तीनों राज्यों के बीच बाणसागर बांध के पानी के बंटवारे पर समझौता हुआ था, जिसके तहत पानी का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश और 25-25% हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलना था। माना जा रहा था कि योजना से तीनों राज्यों के किसानों की किस्मत बदलेगी, लेकिन क्या पता था कि राज्यों की लड़ाई में किसान ही पिस जाएंगे। ये हमारे लोग के लिए कोई लाभदायक नहीं है। माने पानी उन्नीस नहर से हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग भगवान के सारे मान लो के यहाँ खेती उती होता है और यहाँ पे हैंडपम्प भी कायदे से नहीं, जो यहाँ के लोग कायदे से पानी सानी पी सकें, और बिजली की व्यवस्था यहाँ कायदे ढंग का नहीं है। इसमें तो पैसा मालूम चला कि बहुत आया है और काम भी चालू है, मतलब कि चालू नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि जो शहर पैसा आया है तो ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है। बाणसागर परियोजना खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इससे मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जिले की करीब 2,49,000 हेक्टेयर जमीन सींची जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले की करीब 1,05,000 हेक्टेयर जमीन की इससे सिंचाई हो रही होती। वहीं बिहार के भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिले की 94,000 हेक्टेयर जमीन तक भी इसका पानी पहुंच सकता था। फिलहाल तो इस परियोजना का फायदा मध्य प्रदेश ही उठा रहा है, क्योंकि यूपी में कई जगहों पर अभी तक काम ही पूरा नहीं हुआ और जहां काम पूरा हुआ वहां भी पानी नहीं पहुंचा है। मामला खर्च पर भी अटका है। दरअसल बाणसागर से मध्य प्रदेश को 425 मेगावाट बिजली भी मिलती है।
इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार इसके संचालन और रखरखाव का खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब बिजली मध्य प्रदेश लेता है तो खर्च भी वही उठाए। झगड़ा इतना बढ़ा कि मई के महीने में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती को इस मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी पड़ी, लेकिन फायदा कुछ नहीं। किसानों की समस्या जस की तस है। किसान परेशान हैं कि फरियाद करें तो आखिर किससे। अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से किसानों की बदहाली की कहानी कि कैसे राज्यों के झगड़े में किसान बेबस हैं और 39 साल के बाद भी नहर अधूरी है। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से परेशान हैं या आपके आसपास ऐसी ही कोई खबर है तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर, भेजिए अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच 7 जिलों की 55 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। नीतीश सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों पर चुनाव आयोग सख्त। प्रकाशन से पहले चुनाव अधिकारी को विज्ञापन दिखाने के दिए निर्देश। अखबारों को भी ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन से बचने की सलाह। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का इंडोनेशिया और ब्रुनेई का 6 दिनों का दौरा अब से कुछ ही देर बाद होंगे रवाना। व्यापार और रणनीतिक क्षेत्र में कई समझौता होने की उम्मीद। बांग्लादेश में एक और ब्लॉगर की हत्या। ढाका में कल हुए 2 अलग अलग हमलों में 3 ब्लॉगर घायल। अल-कायदा से जुड़े गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मिस्र में हादसे का शिकार हुए रूसी विमान का ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बरामद। विमान को मार गिराने के IS के दावे का रूस ने किया खंडन। हादसे की जांच जारी।